अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो है हेसिस लॉ और बोर्न हेबर साइकिल में, जो कि 7 चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर का उसका लास्ट टॉपिक है। और हमारा भी इस चैप्टर का ये लास्ट वाला जो आप कह लो कि लेक्चर होगा। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर समझ आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे साथ रहिएगा एंड तक ताकि आपको समझ आ सके। तो चलिए हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हेसिस लॉ क्या होता है। तो हेसिस लॉ क्या कहता है हमें कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है वो एक स्टेप के अंदर हो रहा है, कि मतलब आपके पास कोई रिएक्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और या तो ये और इसके दौरान जितनी भी एनर्जी चेंजेस होंगी, या आप ये कह लो कि आपके पास एक रिएक्टेंट था वो पहले किसी और प्रोडक्ट के अंदर चेंज हुआ और दोबारा से वो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर चेंज हुआ, ठीक है। तो इस दौरान जितनी भी चेंजेस होंगी वो एक्चुअल में जो हमारे पास डायरेक्टली हमारे रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो उस एनर्जी चेंज के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें इसकी स्टेटमेंट को कि इफ़ अ रिएक्शन टेक प्लेस इन सेवरल डिफरेंट रूट्स देन द एनर्जी चेंज इज सेम, कि जब आपके पास कोई भी रिएक्शन है वो डिफरेंट रूट्स के ज़रिए हुआ है लेकिन उसके दौरान एनर्जी का जो डिफरेंस है वो सेम होगा, इर्रिस्पेक्टिव द रूट बाय विच द चेंज टेक प्लेस इफ़ वी प्रोवाइड द इनिशियल एंड द फाइनल कंडीशन सेम, कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन जो है वो सेम होनी चाहिए। तो इसके अलावा वो किसी भी रूट के ज़रिए वो वाला रिएक्शन हो रहा है तो उसके दौरान जितनी भी एनर्जी चेंजेस हैं वो सेम ही होंगी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस करता है कि एनर्जी जो है उसको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, आप उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है वो हेसिस लॉ फिर इस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो जैसे ये आपके पास एक साइकिल सा शो करवाया गया है जिसमें ए और डी के अंदर जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है और हमारे पास एनर्जी चेंज जो है वो डेल एच आ रहा है। दूसरी साइड पे क्या होता है कि ए पहले बी के अंदर कन्वर्ट हुआ और बी जो है वो नेक्स्ट सी के अंदर कन्वर्ट हुआ और सी जो है वो दोबारा ए डी के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो ए से बी में कन्वर्जन होने के लिए जो एनर्जी का चेंज था वो डेल एच 1 था, बी से सी में कन्वर्ट होने के लिए डेल एच 2 था और सी से डी में कन्वर्ट होने के लिए डेल एच 3 था, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि डेल एच होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल एच 1 प्लस डेल एच 2 प्लस डेल एच 3, क्योंकि एक्चुअल में जो एनर्जी का चेंज हुआ है वो वही वाला था जो कि हमारे पास जब रिएक्टेंट जो थे वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुके थे, ठीक है। लेकिन बाकी जो है वो ये एक दूसरे रूट के ज़रिए हमारे पास रिएक्शन हुआ जिसमें रिएक्टेंट जो था वो पहले किसी और प्रोडक्ट में चेंज हुआ, फिर वो नेक्स्ट एक और प्रोडक्ट के अंदर चेंज हुआ और वो फिर जो प्रोडक्ट था वो फाइनल प्रोडक्ट जो कि डी था उसके अंदर जो है वो चेंज हो गया। तो इसमें क्या होगा कि आप लिखेंगे कि डेल एच इज़ इक्वल टू डेल एच 1 प्लस डेल एच 2 प्लस डेल एच 3। और तो इसी तरह अगर आप इसी इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं और डेल एच को दूसरी साइड पे ले जाएं तो, या आप डेल एच 2 और 1 डेल एच 2 डेल एच 3 को जो है वो दूसरी साइड पे डेल एच की साइड पे ले आएँ तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो है वो प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएंगे। तो ये जो है वो आपस में जब माइनस हम इसको करेंगे तो एट द एंड जो है वो समीशन डेल एच जो है वो ज़ीरो ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी चेंज होता है किसी भी साइकिल प्रोसेस में वो तो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है। जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है मिलकर सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं और इसके दौरान डेल एच जो है वो -9.08 किलो जूल है। इसी तरह अगर हम इसको 2 स्टेप प्रोसेस इसी का करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया और हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बना, तो एनर्जी का चेंज जो था -48.06 किलो जूल आया। वो फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जो था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद जो है वो सोडियम कार्बोनेट बना, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बना और इसके दौरान जो एनर्जी का चेंज था -41.02 किलो जूल था।
तो अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ क्या होगा कि डेल एच इज़ इक्वल टू डेल एच वन प्लस डेल एच टू। तो डेल एच जो था वो -89.08 किलो जाउल था, और जो हमारे पास डेल एच वन था -48.06 किलो जाउल था, और डेल एच टू जो है वो -41.02 किलो जाउल है। दोनों को आप डेल एच वन डेल एच टू को प्लस करें तो वो भी -89.08 किलो जाउल हो जाएगा। तो दोनों साइडें जो है वो इक्वल हो जाएंगी। तो हेसिस लॉ आपको यही कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है किसी भी रिएक्शन में चेंज जो है वो सेम ही होती है, इर्रिस्पेक्टिव इसके कि आपने कौन सा रूट जो है वो फॉलो किया है उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे हेसिस लॉ की एप्लीकेशन को, तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है या बेस्ट एप्लीकेशन है वो बोर्न हैबर साइकिल है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि बोर्न हैबर साइकिल जो है वो क्या कहता है। कि बोर्न हैबर साइकिल के अकॉर्डिंग ये है कि इंथाल्पी चेंज होती है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, तो वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होती है। कि डेल समीशन डेल एच जो साइक्लिक में इस इक्वल टू ज़ीरो होती है, ठीक है। तो ये जो बोर्न हैबर साइकिल है, इसको लेटेस्ट एनर्जी जो है वो किसी भी आयनिक कंपाउंड की फाइंड आउट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम ये देख लेते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है। तो लेटेस्ट एनर्जी जो होती है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि इवॉल्व होती है जब हम एक मोल जो है वो आयनिक कंपाउंड जो है उसको बनाते हैं। कि आप कह लें कि आपके पास गैशियस आयन्स है, ठीक है, उनको मिला के आपने एक मोल जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाया, उसके दौरान जितनी भी एनर्जी इवॉल्व हुई तो उसको हम लेटेस्ट एनर्जी बोलते हैं। जिस तरह हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, दोनों ने मिलकर NaCl बनाया, और इस दौरान जो लेटेस्ट एनर्जी थी -78 किलो जॉल पर मोल थी। ये तो था सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगर हम ये देखते हैं कि अगर हम इसको सेवरल स्टेप्स के अंदर करें तो क्या एनर्जी का चेंज फिर भी नहीं आएगा। तो चलिए हम बोर्न हैबर साइकिल को जो है वो प्रूव करते हैं अब। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेप था उसमें हमने क्या किया कि हमारे पास सोडियम सॉलिड सोडियम आइटम था, उसकी हमने सब्लिमेशन की, उसको गैशियस एटम के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो सॉलिड से सोडियम जो है वो गैशियस फॉर्म में चला गया, और इस दौरान जो एनर्जी का चेंज था वो +107 किलो जूल पर मोल आया, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है कि जो आपके पास गैशियस एटम था सोडियम का, अब जो है उसकी आयनाइजेशन हुई। आपको पता है कि सोडियम जो है वो एक अल्कली मेटल है, और पीरियोडिक टेबल का जो सबसे पहला पीरियड है उसके अंदर ये पाया जाता है। और इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 11 इसके पूरे एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है पाया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको निकालना बहुत सा ईजी होता है, तो इस वजह से सोडियम जो है प्रेफर करता है कि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज़ कर दे। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो 502 किलो जूल पर मोल होती है। तीसरे नंबर पे क्या होता है कि जो आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है क्लोरीन गैस का, क्योंकि क्लोरीन जो है वो कभी भी Cl की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमेशा Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई भी क्लोरीन का मॉलिक्यूल है वो इंडिविजुअल एटम्स के अंदर चेंज हो जाएगा बाय एब्जॉर्बिंग बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। और इसके लिए अगर हम देखें तो Cl2 जो है वो 2Cl के अंदर कन्वर्ट होता है, तो इसमें हमारे पास एनर्जी का चेंज जो है वो 242 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। लेकिन हमें तो जस्ट इसमें एक क्लोरीन चाहिए, तो इस वजह से जो है वो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ से एक क्लोरीन एटम जो है उसकी एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि +121 किलो जूल पर मोल है। तीसरे नंबर पे जो फोर्थ नंबर पे हम ये देखते हैं कि जो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन जो है ये पीरियोडिक टेबल में सबसे जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं हैलोजन, उनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, और ये जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करता, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी ट्राई होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको हासिल करके अपने वैलेंस शेल जो है उसको कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा तो इसके लिए फिर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो -355 किलो जूल पर मोल होगी। नेक्स्ट क्या होता है कि अब आपके पास गैशियस आयन जो है वो सोडियम भी हो गया, और गैशियस आयन जो है वो क्लोरीन भी हो गए, ठीक है। दोनों ने रिएक्ट किया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना। तो अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि इसके लिए लेटेस्ट एनर्जी जो है वो कितनी होगी।
तो लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम ये करेंगे कि डेल एच एफ नॉट इज़ इक्वल टू डेल एच सब्लिमेशन हो जाएगा पहले सोडियम का, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा उसी सोडियम का, उसके बाद जो है वो डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगा उसका क्लोरीन का, और फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा क्लोरीन का। ठीक है, तो जो आपके पास डेल एच एफ नॉट है वो जो है वो 411 किलो जूल पर मोल है। सब्लिमेशन जो थी सोडियम की 107 किलो जूल पर मोल थी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो थी वो 502 किलो जूल पर मोल थी। और इसी तरह जो है वो डिसोसिएशन एनर्जी जो थी क्लोरीन की वो थी 121 किलो जूल पर मोल। और जो आपके पास एन पे इंटरनल एनर्जी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्लोरीन की वो थी -355 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो जब आप इस सारे को जो है वो प्लस करेंगे तो आपके पास -787 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो आ जाएगी, जो कि जब उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी के इक्वल है जब हमने जो है वो सिंगल स्टेप के अंदर जो है वो रिएक्शन करवाया था सोडियम क्लोरीन का, और वहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोरीन जो है वो हमारे पास बना था, तो वो भी -787 किलो जूल पर मोल थे। और जब हमने इसको डिफरेंट स्टेप्स के अंदर करवाया तो उसके लिए भी जो एनर्जी का जो चेंज था वो सेम ही रहा। तो इससे जो है वो हमारे पास ये साबित हो गया कि जो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो भी एनर्जी के चेंजेस होते हैं वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमने बोन हेबर साइकिल जो है उसको भी प्रूव कर लिया। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही एक ईजी टॉपिक था। ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट क्वेश्चन में इनकी डिफाइंस वगैरह पूछ ली जाती हैं, तो आप इसको अच्छे से जो है वो कवर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।